गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6 में मैंने आपको ये वाला पॉइंट कराया था। कौन सा? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, यानी कि उसको बनाने का जो पर्पस है वो किनके काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आयरन है वो मल्टीपल यूज में आता है, लेकिन क्या एक प्लास्टिक वाले पर्सन को जो प्लास्टिक का काम कर रहा है, क्या जरूरी है कि उसको भी आयरन की जरूरत हो? कुछ केसेस में हो भी सकती है, लेकिन मेजर पार्ट में क्या प्लास्टिक में डील करने वाले को आयरन की जरूरत होगी? नहीं जरूरत होगी। मतलब कहने का मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको कहेंगे जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो चाहते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानना। ठीक है, तो यूजर्स मतलब उपयोग करने वाला। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसेप्ट नंबर 6 में मैंने आपको कराया था। तो कंसेप्ट नंबर 6 में मैंने आपको कुछ बातें लिखवाई थी कंसेप्ट नंबर 6 में। अब उसी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट नंबर 6 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको इंटरनल यूजर्स बताया था। इंटरनल यूजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है आंतरिक यूजर्स। एक ऐसा यूजर्स जो उसके भीतरी भाग में काम करता है, यानी कि अंदर के ऐसे कौन से यूजर्स है कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता करने की, उनके यूज में आने की उनको जरूरत पड़ती है। तो पहला मैंने आपको बताया था इंटरनल मतलब आंतरिक यूजर्स, अंदर के यूजर्स, वो पर्सन जो अंदर के हैं, कंपनी के अंदर के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं, बिजनेस के अंदर के हैं, और जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने की जरूरत है। इसमें मैंने 3 बातें आपको बताई थी, टॉप, मिडिल और बॉटम। टॉप सबसे बड़ा, मिडिल टॉप से छोटा, और बॉटम मिडिल से छोटा, यानी कि दादाजी, पापाजी और बेटा। दादाजी, पापाजी और बेटा, सबसे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा, छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, टॉप, मिडिल, बॉटम। अब इसमें मैंने आपको मैनेजिंग डायरेक्टर की बात बताई थी। मैनेजिंग डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज को मैनेज करते हैं, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस इसकी डेफिनेशन देते हैं, इसकी परिभाषा देते हैं। यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं किया। यस, बिजनेस स्टडीज के अंदर कहीं ना कहीं इसके बारे में, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में आपको बताया गया है। सेकंड इसमें था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक ऐसा ऑफिसर जो कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन पे निगाह बना के रखता है, यानी कि कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी, उनका ये समझ लीजिए हेड होता है, उस मतलब कि ओवरऑल बेसिस पे, ओवरऑल। ठीक है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव मतलब विशेषता, चीफ मतलब सबसे ऊपर का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये एमडी से तो नीचे होते हैं, लेकिन बीओडी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम बीओडी, कंपनी एक्ट में ये सारी बातें लिखी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और एक और चौथा होता है चीफ लीगल ऑफिसर। लीगल, ये सर कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी सेक्रेटरी अंडर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो
टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंने आपको बताया था एक ऐसे पर्सन जो कंपनी के सारे फाइनेंस के हेड्स को देखता है, यानी कि ये हेड ऑफ फाइनेंस होता है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से कंपनीज को कहां से लोन लेना है, कहां से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी फाइनेंस की दुनिया में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उन सभी का हेड होता है कंपनीज के अंदर। जैसे कंपनीज में बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं। ये एमडी के साथ बैठेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ बैठेंगे उन्हीं की बेंच पे, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, यानी इन सबको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। ये टॉप लेवल के बंदे होते हैं, यानी कि ये कंपनी चलाने का काम करते हैं। ठीक है, कंपनी चलाने का काम करते हैं। इसमें एक प्रमोटर भी आता है जो आइडियाज सोचते हैं। ये सब बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं सर, हालांकि अकाउंटेंसी में इसको बहुत ज्यादा परिभाषित नहीं करना है, लेकिन टर्म्स है तो उसको जानना ही पड़ेगा। प्रमोटर्स होते हैं सर, ये सब बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडी या जो आईएससी के बच्चे हैं, आईएससी के हमारे जो दोस्त बैठे हैं, तो वो आईएससी कॉमर्स 11th, आईएससी कॉमर्स 12th, दो में आईएससी कॉमर्स है, तो उसमें ये सारी बातें भी पढ़ाई जाती है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट उसमें भी आता है, लेकिन यहां पे बात आई है तो बताना मेरी ड्यूटी है। तो चीफ लीगल ऑफिसर कौन होता है सर, कंपनी सेक्रेटरी। जैसे कि आप एडवोकेट बनते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबरशिप लेते हैं, वकालत करते हैं, पूरी दुनिया में लीगल फील्ड में नाम रोशन करते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी भी एक तरीके का लीगल ऑफिसर होता है, एक लॉ का जानकार। जैसे एडवोकेट्स होते हैं वैसे ये भी लॉ का जानकार होता है, लेकिन चूंकि एडवोकेट्स ओवरऑल लॉ की नॉलेज जानते हैं, यानी एडवोकेट सब कुछ जानते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट लॉ से संबंधित चीजों को, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड चीजों को डील करता है, इसीलिए उसको चीफ लीगल ऑफिसर कहते हैं। ये भी कंपनी को चलाने का काम करता है। इनका काम क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी का जो चीफ लीगल ऑफिसर है, ये कंपनीज के लीगल मुद्दों को डील करते हैं। आप कहेंगे एडवोकेट भी तो डील करते हैं, नहीं सर, कंपनी कानून कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जो भी चीफ लीगल ऑफिसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही होगा। कंपनी के लीगल एडवाइजर एडवोकेट्स भी होते हैं, लेकिन चूंकि इंटरनल बेसिस पे अगर देखा जाए तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट से संबंधित सारी बातें डील करते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो काम आउटसोर्स हो जाता है। तो जनरली कंपनी के अंदर जो जॉब करते हैं, जो चीफ लीगल ऑफिसर है, कंपनी एक्ट खुद ही कहता है कि जिसकी 5 करोड़ या उससे ज्यादा की पेड अप कैपिटल, अब पेड अप कैपिटल क्या होती है, ये सब बातें सीखेंगे, अभी सिर्फ आप सुन लो। तो चीफ लीगल ऑफिसर का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का लीगल ऑफिसर होता है, लीगल मुद्दों पे ध्यान देता है कि कोई कानूनी दाव पेच क्या लड़ने, कोई कंपनी मतलब ये कंपनी क्या किसी कानून के सेक्शन का वायलेशन मतलब क्या उसको बिना माने ही काम कर रही, यानी कि अगर सेक्शन कहता है ये करो, कंपनी वो कर नहीं रही, दैट इज कॉल्ड वायलेशन मतलब कि उसमें लिखा है लेकिन कंपनी उसको नहीं मान रही है, उसकी बात को ना मानते हुए आगे बढ़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द सेक्शन। तो कंपनी सेक्रेटरी का यही काम होता है, ठीक है ना। इस पे बहुत लंबी चर्चा नहीं करनी है हमें तो सिर्फ यहां से ये समझना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये सारे लोग आते हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो कि कंपनीज को चलाने का काम करते हैं। इसमें एक प्रमोटर्स भी आते हैं जिनका रोल भी बहुत अहम होता है। प्रमोटर्स का मतलब होता है जो कंपनी को बर्थ देते हैं, जो कंपनी को जन्म देते हैं, जो कंपनी को अस्तित्व में, जो कंपनी को रियलिटीज में लाने का थॉट रखते हैं। जैसे कि टाटा कंपनी, जमशेद जी टाटा ने उस कंपनी के प्रमोटर है, तो उस कंपनी को बनाने का, उस कंपनी को ओरिजिनेट करने का, उस कंपनी का निर्माण करने का काम जमशेद जी टाटा ने किया, जिनके नाम से आज जमशेदपुर फेमस है। यानी कि रतन टाटा चेयरमैन तो हैं आज, उनके परपोते रतन टाटा, लेकिन यहां पे प्रमोटर का मतलब वो फर्स्ट पर्सन जो कंपनी को बनाने का आइडिया अपने ब्रेन में लेता है
और उसको करने का सारा प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। प्रमोटर ये कंपनीज एक्ट 2013 की सारी बातें करता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए तो आपको बताना मेरी ड्यूटी है। तो प्रमोटर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लीगल ऑफिसर्स यानी कंपनी सेक्रेटरीज और प्रमोटर। प्रमोटर फर्स्ट नंबर पे आएंगे वैसे तो ये वो बंदे हैं जो आइडियाज जनरेट करते हैं, प्रमोटर, ठीक है ना। तो टाटा के केस में प्रमोटर कौन है? जमशेदजी टाटा, उसके बाद आए नवल टाटा, फिर उसके बाद आए JRD टाटा, फिर उसके बाद आया रतन टाटा। लेकिन पहली बार टाटा का गठन, पहली बार टाटा कंपनी का निर्माण, उसको ओरिजिनेट, उसका बर्थ, उसको जन्म किसने दिया? जमशेदजी टाटा ने। पहली बार थॉट उनके दिमाग में आया कि मुझे एक टाटा कंपनी बनानी है, और फैब्रिक टेक्सटाइल का बिजनेस टाटा कंपनी ने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर किया था। यानी कि रतन टाटा प्रमोटर नहीं है, रतन टाटा उसके चेयरमैन है, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रतन टाटा के पास है, लेकिन प्रमोटर जो है वो जमशेदजी टाटा है। उसी तरह रिलायंस का एग्जांपल लें तो रिलायंस के केस में धीरू भाई अंबानी उसके प्रमोटर हैं, यानी कि पहली बार उनके ब्रेन में आया कि हमको रिलायंस कंपनी बनानी है। वो अलग बात है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी रिलायंस को चला रहे हैं, बट these two person are not called as promoter। रिलायंस के केस में प्रमोटर धीरू भाई अंबानी। बस सीधी सीधी बात आपने समझनी है कि प्रमोटर का मतलब एक ऐसा आइडिया लेने वाला पर्सन, एक ऐसा आइडियल मैन जो कंपनी को बनाने का थॉट सोचता है, कंपनी को बनाने का आइडिया सोचता है, और कंपनी को उस आइडिया को इंप्लीमेंट कराने का सारा प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। जन्मदाता, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया तो हमारे माता पिता हमारे लिए प्रमोटर हुए, आपके माता पिता आपके लिए प्रमोटर हुए, बिकॉज उन्होंने आपको जन्म दिया और आगे लेके गए। तो प्रमोटर कौन? जिन्होंने थॉट आया कि यस मुझे ये कंपनी बनानी है। तो ये सब टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स हो गए जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने की अति आवश्यकता होती, ऑब्वियसली जानना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी की वित्तीय हालत कैसी है, कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, वो सब जानने का ऑब्वियसली इनको राइट तो होना ही चाहिए और जानना भी चाहिए। तो ये टॉप लेवल की बात होगी। इंटरनल यूजर्स में मैंने ये आपको बात बताई, यानी कि टॉप ये लेवल हो गए, ठीक है। जितने भी डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जिसके इंटरनल ऑफिसर्स हो गए, बड़े बड़े टॉप लेवल के जो लोग हो गए, उन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। यानी इंटरनल यूजर्स के अंदर ये पहले यूजर्स हुए कौन से? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। ये सारी बातें लिखवाऊंगा अभी, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझ लें। आइए अब मैं मिडिल लेवल की बात करता हूं। मैं मिडिल लेवल की सर बात कर रहा हूं, मिडिल लेवल, ठीक है। ऑब्वियसली टॉप लेवल से नीचे वाले मिडिल लेवल, ठीक है सर। तो मिडिल लेवल के अंदर अदर डिपार्टमेंट्स आएंगे। मिडिल लेवल के अंदर कौन कौन लोग आएंगे आप देखिए। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जितने भी कंपनीज के संचालक होते हैं, चलाने वाले होते हैं, ऑब्वियसली वो भी किसी ना किसी पे डिपेंड होंगे, मतलब किसी ना किसी से वो भी काम कराएंगे, ठीक है ना। किसी ना किसी से वो भी काम कराएंगे, किसी ना किसी से मतलब उनका भी काम आउटसोर्स होगा, ठीक है ना। तो उन लोगों को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी वो भी एक यूजर्स हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब सवाल है ये कौन से लोग होते हैं? अदर डिपार्टमेंट में कौन से लोग होते हैं? ये कंपनीज के ही अंदर
कंपनीज के ही अंदर आप देखें, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं, जितने भी हमारे मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे बने होते हैं, उस डिपार्टमेंट के भी हेड होते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, जैसे मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपको बताया, वैसे टाटा कंपनी को ही लेते हैं। मैं टाटा का एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि बड़ी ही भरोसेमंद कंपनी है और कभी भी देश के साथ गलत नहीं करती। ठीक है, तो टाटा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने सीईओ का एग्जांपल लिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव विशेष ऑफिसर। तो यहां पे अदर डिपार्टमेंट में उससे मिडिल लेवल यानी उनसे छोटी पावर से संबंधित कौन कौन से होंगे, जैसे कि कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है सर, तो उसमें एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। अदर डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल की अगर मैं बात करूं, उसी के अंदर एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है। एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर अपनी रिपोर्ट टॉप लेवल को भेजता है, अपनी रिपोर्ट टॉप सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजता है कि यस, प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही हो रहा है, यानी जिस तरीके से काम बताया गया था उसी तरीके से काम हो रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स अपनी देता है। कई बार क्या होता है कि ये प्रोडक्शन मैनेजर जो है कुछ कंपनीज के शेयर्स भी खरीद लेते हैं, हालांकि वो एक्सटर्नल यूजर्स में आएगा, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं ये भी कुछ शेयर्स खरीदते हैं या कहीं ना कहीं ये भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी इंटरनल यूजर्स के अंदर आता है, यानी कि ये कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ये कंपनी के बाहर नहीं है, बिकॉज कंपनी के अंदर आंतरिक भाग में काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन टाटा कंपनी की बात अगर हो रही है तो टाटा कंपनी में ही ये प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है सर, तो लेकिन ये प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये सीईओ से ऊपर तो नहीं है ना, उनसे ऊपर पावर तो नहीं है ना, उनकी देख रेख में, यानी कि सीईओ के अंडर में ही तो ये काम करेंगे, ये रिपोर्ट्स करेंगे उन सबको। तो कहने का मतलब ये मिडिल लेवल के सारे बंदे आ गए जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने की जरूरत है सर। ठीक है, क्योंकि कंपनी का ये भी हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है ना, ताकि इनको भी पता चले कि जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं उस कंपनी की वित्तीय हालत कैसी है, उस कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, ताकि ये भी जान सके कि यस, हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, कॉस्ट जो है प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही है। जो और भी अदर डिपार्टमेंट, जैसे सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, यहां मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी वो भी जानना चाहते हैं कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस है क्या। ठीक है ना, कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है। तो ये मिडिल लेवल हो गया, जो सीईओ, सीएफओ और आपके एमडी, चेयरमैन, इन सबसे नीचे लेवल के बंदे होते हैं। ठीक है सर, आइए अब आते हैं बॉटम लेवल। नीचे का लेवल, कंपनीज के अंदर ये सबसे नीचे का लेवल होता है। सबसे बॉटम मतलब नीचे का लेवल, सबसे मतलब बहुत ही कहने का मतलब कि जैसे एक सीनियर होते हैं, सीनियर के जूनियर होते हैं, जूनियर के भी जूनियर, यानी कि सबसे नीचे का लेवल। सबसे नीचे बोलना अच्छी बात नहीं है
क्योंकि इनकी भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन चूंकि कैटेगराइज कर रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि बॉटम लेवल, सबसे नीचे का लेवल। कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने का अधिकार इनको भी है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने का राइट इनको भी है। यानी कि कंपनी के अंदर इंटरनल भाग में, कंपनी के इंटरनल में ये लोग भी शामिल होते हैं। अब इन लोगों की क्या बात है, ये लोग जैसे कंपनीज के अंदर, जैसे मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बताया, उससे भी नीचे पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सुपरवाइजर बोलते हैं, जिसको हम लोग सुपरवाइजर बोलते हैं, जिसको हम लोग इंजीनियर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग इंजीनियर्स बोलते हैं। आप कहेंगे इंजीनियर्स जो है, इंजीनियर्स जितने भी हैं, क्या वो मिडिल लेवल में आते हैं, क्या वो बॉटम में आते हैं? यहां पे बॉटम नीचे नीचे बोलने का वर्ड नहीं, एक हायरार्की है सर, कि सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर सबसे नीचे, ठीक है ना। आप कहेंगे इंजीनियर तो बड़े ही विद्वान और बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, बहुत ही काबिल होते हैं, तो इनको बॉटम में, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि ये इंजीनियर कल को सीईओ बन जाए, सीईओ बन जाए, वो जब बनेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी इस सिचुएशन में ये वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे काम कर रहा है कि यस, जितने भी लोग हैं, तो ये सुपरवाइजर, इंजीनियर जो प्रोडक्शन मैनेजर के यानी कि मिडिल लेवल के नीचे काम कर रहा है, उसको भी ये बात जानने का अधिकार है कि यस, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के आंतरिक भाग की स्थिति क्या है, और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं वो कंपनी क्या पोजीशन मार्केट में रखती, वो कंपनी क्या स्थिति मार्केट में रखती, वो कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है, कितनी दमदार है, उसके मार्केट में शेयर अकॉर्डिंग टू उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रहे हैं, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। तो फाइनली बॉटम लेवल यानी सबसे नीचे लेवल के जो अधिकारी गण होते हैं, उनको भी ये जानने का पूरा पूरा राइट है, अधिकार है कि यस, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन क्या है। तो उसी तरह ये भी यूजर्स हुए। यूजर्स सिंपली आप समझिए कि जिनको उनकी जरूरत है, जिसको उसकी जरूरत नहीं है वो यूजर से बाहर हो जाएगा, वो उपयोगकर्ता से बाहर हो जाएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगना चाहता है, ठीक है। तो फाइनली हमने 3 कैटेगरी बनाई, टॉप, मिडिल, बॉटम। टॉप, मिडिल, बॉटम, मेरे साथ याद करेंगे, टॉप, मिडिल, बॉटम। टॉप सबसे दमदार, मिडिल उससे नीचे, बॉटम सबसे नीचे। ये 3 कैटेगराइज है जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और ये कंपनी के इंटरनल क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑपरेशंस में ये सब काम कर रहे हैं। टाटा कंपनी के ऑपरेशंस में हो, चाहे रिलायंस कंपनी का ऑपरेशंस में हो, ये सब कंपनी के ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। तो डेट इज कॉल्ड इंटरनल, अंदर के यूजर, इंटरनल यूजर्स, ठीक है सर। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूं। इसमें लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे सर मीनिंग ऑफ इंटरनल यूजर्स। मीनिंग क्या है सर? टॉप, मिडिल एंड बॉटम, इसी के अंदर लिखेंगे टॉप, मिडिल एंड बॉटम, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, top, middle, bottom level of management of executive
are the internal users, are the internal users of accounting information. That is financial statement. That is financial statements. ठीक है सर, इसको नोट करेंगे आप, इसको नोट करेंगे. इसी का ये फर्स्ट पॉइंट है सर, ये मीनिंग ऑफ इंटरनल यूजर्स का ये फर्स्ट पॉइंट है. इसी का सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं सर यहां पे. ठीक है, यहां पे सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं. ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसी का सेकंड पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं. ठीक है, दे नीड इट फॉर मेकिंग they need it for making their decision. फैसले लेना साहब. फैसले लेना कि इनको इसकी क्या जरूरत है. नीड मतलब जरूरत. किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. फॉर मेकिंग किस लिए? डिसीजन, फैसला लेने के लिए. फैसला लेने के लिए. ठीक है सर, आइए. फैसला